दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एपी सर आज से एक नया अनाउंसमेंट आपके सामने कर रहा हूं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए प्री से लेकर के मेंस इंटरव्यू हर एक स्टेज के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे इसका हमने नाम दिया है PNA। PNA का मतलब PIB न्यूज एनालिसिस। PNA के अंतर्गत आज से जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता है PIB, इसकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिगर और स्कीम क्या इम्पॉर्टेंट है उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो आपका एक ही काम है, पेन और कॉपी साथ रखिए और जो डिस्कस करते जाएं डेली का समराइज नोट्स बनाते चलिए। और अब आपको हम ये भी बताएंगे कि किस चीज़ का कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। आप एक महीने तक लगातार फॉलो करके देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, तब और इसका कितना रिलेवेंस है समझ में आएगा। तो आप लोग अब पेन कलम सामने रख लीजिए और शुरू करते हैं डिस्कशन। अगर आपको ये पसंद आता है या आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि और क्या किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर भी करिए। तो इसमें जो PIB में पहली न्यूज थी ये 9 तारीख का है, आज चूँकि 10 है तो ये आज का कल डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि PIB में आज 12 बजे रात तक अपडेट होगा तो कुछ छूटने नहीं पाएगा, तो ये कल का है यानी 9 तारीख का है। तो इसमें डेफिनेशन ऑफ मिनोरिटीज, अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है। आपके माइंड में प्रश्न उठता है कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, भारत में अल्पसंख्यक हैं कौन, हम किसको माने अल्पसंख्यक हैं, क्या इससे इनको संविधान में क्या विशेष संरक्षण दिया गया, अगर विशेष संरक्षण दिया गया तो क्यों दिया गया, इसकी हम आज चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। IAS मेंस में पूछा गया था कि क्या अल्पसंख्यक को परिभाषित करने का अधिकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग को है, नेशनल मिनोरिटीज इंस्टीट्यूट को है क्या। ये क्वेश्चन 2018 का उठा के देखिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट पेपर से लेकर के GS के सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। तो डेफिनेशन ऑफ मिनोरिटी जो अल्पसंख्यक वर्ग है इसको कौन डिफाइन करता है, तो एक पार्लियामेंट के द्वारा कानून पारित किया गया जिसे नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज एक्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। ये काम का अधिनियम है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज एक्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के अंतर्गत भारत में टोटल 6 ऐसे कहा जाए कम्युनिटीज़ हैं जिसको मिनोरिटीज़ के रूप में डिफाइन किया गया है। वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है टोटल कितने, तो अब आज आपको पता चल गया कि इसका संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को नहीं परिभाषित किया गया कि कौन सी कम्युनिटी अल्पसंख्यक समुदाय में आएंगी, लेकिन आपने यहाँ से समझा कि जो अल्पसंख्यक है 6 होती हैं, ये कहाँ बताया गया। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया, जो कानून क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम 1992। 1992 के अधिनियम की धारा 2C के अंतर्गत किसको किसको अल्पसंख्यक माना गया है, तो यहाँ देखिए क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन, ये 6 बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए। ईसाई, सिख, जैसे हिंदू को हटा दीजिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आप बोलते हो तो हिंदू को हटा करके कौन कौन आ जाएंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जैन, बौद्ध, पारसी। तो यहाँ पर आपका
ये टोटल कितने हो गए? 6 ऐसे समुदाय हैं जिनको क्या माना गया है? अल्पसंख्यक माना गया है। और ये कौन निर्धारित करेगा? तो यहाँ अगली लाइन में देखिएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट का स्पेसिफिक विषय है, वो स्टेट वाइज, राज्य वाइज डिफाइन होता है कि कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक माना जाएगा कि नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू धर्म क्या है? अल्पसंख्यक है, जबकि अन्य राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जाओगे तो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक, जबकि वहाँ की जो जनजातियाँ वो क्या हैं? बहुसंख्यक हैं। इसी प्रकार पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, जबकि अन्य समुदाय अल्पसंख्यक है। तो ये राज्यवार डिपेंड करेगा कौन अल्पसंख्यक वर्ग में आता है और कौन बहुसंख्यक वर्ग में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये विषय है। इसके लिए संविधान में संरक्षण प्रदान किया गया है। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के 2 आर्टिकल हैं, एक 29 है, एक 30 है। 2930 में आर्टिकल 29 क्या कहता है? 29 कहता है कि भाषा व लिपि को संरक्षित करने का अधिकार किनको होगा? तो भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक को होगा। भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक को कहा गया कि अपनी भाषा व लिपि को संरक्षित व संवर्धित करने का अधिकार दिया गया। 30 में क्या बोला गया? 30 में बोला गया कि अपनी मनपसंद के संस्थानों की स्थापना कर सकेंगे और उनका प्रशासन अपने मन मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय कर सकेंगे। तो ये यहाँ आपको लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो। आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज व्हिच इंक्लूड्स लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज का मतलब हुआ भाषाई अल्पसंख्यक। आल्सो वर्किंग डेफिनेशन फॉलोड बाय कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज इज एज फॉलोज। लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज आर ग्रुप आर कलेक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये अल्पसंख्यक समुदाय को यहाँ बताया गया है। तो यहाँ से अब आपका क्वेश्चन मेंस में बने या कहीं भी बने, अब ध्यान रखिएगा, पीटी में बनेगा क्या संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है? कहीं पर भी पूरे संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित नहीं किया गया। केवल आर्टिकल 29 और 30 इतना बताता है कि भारत में भाषाई व धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक होगा। इसके अलावा 2 के अलावा और किसी भी कोई बिल्कुल परिभाषित नहीं किया गया कि 6 समुदाय अल्पसंख्यक होंगे। ये कहाँ बात कही गई? तो अभी आपको बताइए। इसके लिए पार्लियामेंट ने 1992 का एक अधिनियम पारित किया। वो निर्धारित करता है कि कौन समुदाय अल्पसंख्यक होगा, कौन बहुसंख्यक होगा। तो ये आपका एक कंप्लीट हुआ। अगला पीआईबी में क्या न्यूज़ था? तो पीआईबी में जो एमएसएमई है इसका बहुत ज़्यादा रोल है। एमएसएमई का बहुत ज़्यादा रोल है। इसकी परिभाषा में भी अंतर किया गया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन एमएसएमई कहा किसे जाता? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को एमएसएमई के नाम से जाना जाता। वर्तमान सरकार आप देख रहे होंगे, केंद्र सरकार एमएसएमई को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है और बहुत सारी स्कीम इसके लिए चला रही है। और यहाँ से आपको फर्स्ट पेपर से लेकर के और आपका 3rd पेपर तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन एमएसएमई से रिलेटेड आ ही जाता है। इसी को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के नाम से भी जाना जाता और इसमें हथकरघा, हस्तशिल्प, ये सब इसी के पार्ट हैं। तो ये हमारे लिए मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि इसमें अंतर क्या किया गया, किसको यानी एमएसएमई माना गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें जो अंतर माना गया है तो पहले क्या था? पहले इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट, निवेश और कारोबार, 2 पॉइंट ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। निवेश और कारोबार, इन दोनों में अंतर करते हुए इसकी परिभाषा को अंतर किया गया। यहाँ हम लिख दिए एमएसएमई, यानी ये माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, ये मीडियम हो गया। तो इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ हमने लिखा 1, यहाँ लिखा आपका 10 लिखा और यहाँ लिखा हमने 50 लिखा। अब इसमें क्या करना है कि 1, 10, 50, अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट निवेश है तो किसमें? माइक्रो सूक्ष्म उद्यम में आएगा। अगर 10 करोड़ तक है तो स्मॉल में आएगा।
50 करोड़ तक है तो किस में आएगा, मीडियम में आएगा। लेकिन कारोबार में क्या करना, हर एक के साथ 5 से मल्टीप्लाई करा देना है। इसमें 5 से करोगे, 5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है, कारोबार है, तो किस में जाएगा, माइक्रो में जाएगा। और मीडियम में करोगे 50 आ जाएगा, और इसको 5 से करोगे तो 250 करोड़। अगर आपका 50 करोड़ तक का कारोबार है तो उसमें स्मॉल में जाएगा, अगर 250 तक है तो किस में जाएगा, 50 से ज़्यादा किंतु 250 करोड़ से कम तो इसमें मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसका सरकार के लिए या भारत की, देश की जो अर्थव्यवस्था है, समृद्धि है, देश की समृद्धि के लिए इसका रोल कितना है, क्यों ये ज़रूरी है, सरकार इसके लिए क्यों प्रयास कर रही है, तो आपको जानकर यह आश्चर्यचकित होना चाहिए कि इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। लेकिन सरकार जो अभी इसको नज़रअंदाज किया गया, इस पे अगर भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व पटल पर सबसे आगे अग्रणी में दर्जा दिलाना है तो एमएसएमई पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसकी ब्रांडिंग व ग्रेडिंग करा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहुंचाना होगा। अब आप देखोगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी सरकार का है उससे कोरिलेट करिए, वो सब इसी के अंतर्गत शुरू किया गया। तो पीआईबी में अब सीधे आते हैं कि न्यूज़ क्या थी पीआईबी में इसको लेकर के। पीआईबी में इसको लेकर के न्यूज़ थी कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें जीवीए, जीडीपी का भी योगदान, ये नहीं यूज किया जाता जीवीए, इसको ग्रास वैल्यू एडेड बोलते हैं, और इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी का प्रयोग करते हुए इसमें बताया गया कि जो विनिर्माण, मान लो टोटल 100 यूनिट का उत्पादन होता है तो इसका जो एमएसपी का योगदान 2018-19 में था। अब जब भी एमएसपी का आप यूज कर रहे हो तो ये डाटा दो बिल्कुल दिमाग में रट लीजिए, दोनों साल कितना, 2018-19 हो या 19-20 हो, कितना अगर 100 यूनिट टोटल उत्पादन हुआ तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो 36/9% एमएसपी का योगदान रहा है। 36.9%। अब सोच सकते हो अगर 100 सामान बना तो उनमें से 36.9 अर्थात मोटा मोटा आप कह सकते हो 37 सामान, जो 37 हिस्सा किसका रहा है, वो एमएसपी का रहा है। तो इसका यहाँ से स्पष्ट होता है कि इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। तो 2018-19 हुआ, 19-20 अब आप निबंध लिख रहे हो, वहाँ बताते हो कि भारत की समृद्धि के लिए क्या क्या एरिया फोकस हैं, तो एक आपका आयाम पहुँचेगा एमएसएमई का, और वहाँ बताओ कि इस एरिया को क्यों फोकस हम में रखें, अपनी प्रायोरिटी में क्यों रखें, तो वहाँ आप दोस्तों बताओगे कि इसका योगदान, आप पीआईबी का डेटा है, कहीं इधर उधर का नहीं है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। तो कितना योगदान है, 2018-19 हुआ, 19-20 दोनों साल इसका योगदान कितना रहा है, 36.9% इसका योगदान रहा है। अब आगे आपको जानकर और आश्चर्य होना चाहिए कि एक डेटा, एक आपका इसका ये आपका ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको मेंशन करिए जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो कि कौन कहा है, किसकी ये रिपोर्ट है, आगे जो बताने जा रहे हैं। डायरेक्टरेट, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं DGCIS, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, यानी DGCIS की रिपोर्ट बताती है कि इसका क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका निर्यात में कितना योगदान है। तो यहाँ एक्सपोर्ट में आप देखोगे तो 2019-20 हुआ 20-21, 2019-20 हुआ 20-21 में, 2019-20 में इसका योगदान कितना था, तो ये 49.8% निर्यात। टोटल भारत ने अगर 100% निर्यात किया तो 49.8% योगदान 2019-20 में रहा है, और जबकि 2020-21 में 49.5% रहा। लॉकडाउन लगा हुआ था लेकिन उसके बावजूद इसका निर्यात अच्छा खासा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा कि इसका योगदान कितना रहा, तो 36.9%, चाहे 2018-19 का हो या 19-20 का, दोनों साल इसका 36.9% रहा। बिल्कुल दिमाग में डेटा दिमाग में बैठा लीजिए।
जहाँ ज़रूरत आए वहाँ लिखिए। थर्ड पेपर में लोगों को नंबर नहीं मिलते, हमारे हाईएस्ट नंबर तीनों साल रहे हैं, यानी थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, जीएस में हाईएस्ट स्कोर, निबंध में हाईएस्ट स्कोर रहा। उसका रीज़न आपको ये छोटे छोटे पॉइंट आपको लिखते जाएंगे, इकट्ठा होता जाएगा और फिर क्वेश्चन आपका जहां मन मुताबिक आप यूज कर पाएंगे, तभी नंबर आप अच्छे ला सकते हो। तो हमने क्या बताया, 2018-19 में एमएसएमई का योगदान कितना रहा, मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण क्षेत्र में 36.9% रहा। वहीं निर्यात की बात की जाए तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्टैटिक्स इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स की रिपोर्ट, उसके अनुसार इसका जो योगदान रहा है 2019-20 में 49.8%, यहाँ ये आपका डेटा नज़र आ रहा होगा। और 2020-21 में 49.5%, यानी 0.4% की गिरावट देखी गई। अब ये चिंताजनक बात होनी चाहिए। आप लोगों को, सरकार को सोचना चाहिए कि इसका हिस्सा और ज़्यादा निर्यात में हम क्या करें, निर्यात में इसका हिस्सा बढ़ाएं, ना कि इसे घटने दें। 49.8% से घटना नहीं चाहिए, 49.8% से 50% के ऊपर निर्यात में ले जाना चाहिए। आगे कुछ डेटा की बात करें तो ये आपका NSS रिपोर्ट है जो कौन सी 73वें राउंड की है। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जब ये डेटा का इस्तेमाल करोगे, एग्जामिनर आपको दिल खोल के नंबर देगा, क्योंकि आप इधर उधर की कोई रिपोर्ट, आप हवाई बातें नहीं कर रहे हो, आप सॉलिड बातें कर रहे हो, तो इसमें जो ये रिपोर्ट है 73वें राउंड की, ये अंदर का मत लिखिए, ये आपका अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, ये मत लिखिए, केवल इतना याद रखिए, इतना। 73वें राउंड ऑफ NSS की रिपोर्ट जो नेशनल सैंपल सर्वे इसको बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे का 73वें राउंड की रिपोर्ट हुई तो की गई। उसमें क्या बताया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मॉस्पी बोलते हैं। मॉस्पी के अंतर्गत आता है नेशनल सैंपल सर्वे, और उसकी रिपोर्ट नंबर कौन सी है, 73वीं। ऐसे कॉपी में लिखते चलिए, जितने पॉइंट बता रहे हैं वो पॉइंट वाइज लिखते चलिए, इसी का बार बार रिवीजन करिए, मेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसकी रिपोर्ट क्या बताती है, अब ध्यान से समझिएगा। एमएसपी क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, 11.10 करोड़। भारत की जनसंख्या टोटल जो है 130 करोड़, 135 करोड़ में से कितना, यानी 1/10वां हिस्सा, 11.10 करोड़ जो लोग हैं वो एमएसपी में लगे हुए हैं। 11.10 करोड़। इस डेटा का इस्तेमाल करिए कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट, कौन सी, 73वें राउंड की रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्वे के 73वें राउंड की रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई में 11.10 करोड़ लोग लगे हुए हैं। तो ये डेटा आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे फिर आपको इसी का जो इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी क्या की गई, स्कीम चला गई, और स्कीम का एनालिसिस करना हो तो आप बगैर डेटा के कितना सक्सेस रही, कितना ऐसे कहते हो कि इसमें कमियां, आप डेटा दीजिए। हम कैसे मान लें कि ये स्कीम फेल रही है, ये स्कीम आपकी क्या सक्सेस रही, उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो एमएसएमई में जो प्रमुख योजना चल रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसी को प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ जो एमएसएमई है इसी के अंतर्गत आती है, और इसको लॉन्च कब किया गया था, 2009 में दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2009 में लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत जो क्या किया जाता है, जो रोजगार सृजन हुआ वो 2020-21 और 21-22 का 2 सालों का है यहाँ डेटा दिया गया। चूँकि 22 अभी पूरा नहीं हुआ, चल ही रहा है, तो यहाँ ये आपका 2020-21 का ये डेटा याद रखिए। 2020-21 में कितना, 5.95 लाख रोजगार का सृजन हुआ। ये डेटा आप जैसे दे दोगे अपनी बात, इसलिए 5.95 लाख रोजगार हो रहे हैं, तो इसका मतलब सृजित हो रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम योजना इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। तो आपके हमने जो आज डेटा बताया, आपको विनिर्माण में आपने बता दिया कितना, विनिर्माण में आपने बता दिया कितने % का योगदान, उसके बाद आपने बता दिया कि निर्यात में कितना योगदान, उसके बाद हमने बता दिया कि जीबीए में कितना इसका योगदान, उसके बाद इसके लिए एक स्कीम चली प्रधानमंत्री रोजगार
सृजन कार्यक्रम, उसमें बता दिया कि 2020-21 में जो इसके अंतर्गत रोजगार का सृजन हुआ है वो 5.95 लाख का हुआ है। इन डेटा का बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। जब तक इस फैक्ट फिगर के साथ बात नहीं करोगे तब तक थर्ड पेपर में आपको किसी को 30 नंबर, किसी को 40-45 नंबर जो मिलते हैं उसका रीज़न यही है। आगे देखिएगा, तो ये थी हमने एमएसपी का बात कर लिया। अब यहाँ एक डेटा एमएसपी का ही है इसी के कि ये जीबीए में आखिरकार इसका योगदान कितने % है। विनिर्माण में हमने देखा था तो देखिए जीबीए में 2019-20 और 2018-19 और 19-20 2 साल का ये डेटा दिया हुआ है। जीबीए का आधार वर्ष पूछा जाए तो ये जीबीए का जो आधार वर्ष है दोस्तों ये 11-12, ये पीटी का आपका क्वेश्चन हो गया, 2011-12 है। और इसका योगदान जो है वो 30.5% व 30% इसका योगदान रहा है जीबीए। 30.5% व 30%, 30.5% व 30%। 2018-19 में इसका 30.5% और 2019-20 में इसका जो योगदान रहा है वो 30% योगदान रहा है। 30% इसका योगदान रहा है। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये था आपका एमएसएमई के बाद आगे देख लेते हैं। अब इसके लिए अन्य भी स्कीमें चल रही हैं। देखो यहाँ कुछ स्कीमों के नाम दिए हुई है। ये स्कीम बताई दी है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये चल रही है। दूसरा स्फूर्ति मेंस में जब आंसर लिखिए तो इन स्कीमों का उल्लेख करिए कि जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है इसको प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम चला रही। तो एक स्कीम आपको दिमाग में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पहला। दूसरा स्फूर्ति फुल फॉर्म क्या है तो यहाँ से देखिए स्फूर्ति स्कीम, यहाँ लिखा है स्कीम ऑफ फंड फॉर कौन, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ये इसी को क्या बोलते हैं, इसी को स्फूर्ति। तो पहली हो गई कौन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दूसरी स्कीम कौन हो गई, स्फूर्ति फुल फॉर्म स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन, और उसके बाद रीजनरेशन किसका, ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो ये, और तीसरी स्कीम आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ को नज़र आ रही होगी एस्पायर स्कीम, ये एमएसपी के अंतर्गत ही है। तो एस्पायर की फुल फॉर्म क्या वो जान लेते हैं। एस्पायर की फुल फॉर्म है यानी ए से है ए स्कीम फॉर, और पी से हो गया प्रमोटिंग, आई से हो गया इनोवेशन, आर से हो गया रूरल इंडस्ट्री, ये एस्पायर की फुल फॉर्म है। तो पहली हमने कहा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दूसरा स्फूर्ति और तीसरा एस्पायर। ये सब स्कीमें इनोवेशन को सुनिश्चित करने के लिए एस्पायर है। और ट्रेडिशनल जो परंपरागत उद्योग हैं, हथकरघा है, हस्तशिल्प है, या गांव में महिलाओं के द्वारा जो छोटे मोटे यानी क्या उद्यम किए जाते हैं, उन सबको प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम, तो दूसरी स्फूर्ति मतलब हुआ ऊर्जा देना, प्रेरणा, ऊर्जा नए सिरे से देना, इसको सुनिश्चित करने के लिए स्फूर्ति स्कीम को चलाया गया है। इसके अलावा ब्याज माफ़ी स्कीम भी चल रही है। तो ब्याज माफ़ी स्कीम यहाँ आपको लिखा है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू एमएसएमई। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, यानी कर्ज माफ़ी स्कीम। इसके बाद क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इसका जरूर ऐसे इंग्लिश में लिख दीजिएगा कि क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम चल रही है। तो टोटल अगर हम किनारे बात करें तो आपको जो स्कीमें हमने बताई है तो कौन कौन स्कीम बता दिया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दूसरा हमने कहा स्फूर्ति, ऐसे आप लिख सकते हो स्फूर्ति किसके लिए, जो परंपरागत उद्योग हैं उसका उन्नयन करने के लिए, उनका अपग्रेडेशन के लिए ये स्फूर्ति स्कीम को लॉन्च किया गया। तो ये, और तीसरी हमने कहा एस्पायर, ऐसे लिख दीजिए, हिंदी में काम चलेगा, एस्पायर, या इंग्लिश में लिख दीजिए जो आपको समझना है। इसके बाद हमने कहा यानी सबवेंशन, ब्याज माफ़ी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, अगली लिख दीजिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसको शुरू किया गया। और लास्ट हमने कहा कौन, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल
एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, इसका जरूर मेंशन करिए। ये इतनी स्कीम आप ध्यान रखते हो तो चाहे निबंध में आ जाए या कहीं भी पॉइंट ले जाना हो, आप वहाँ अच्छा आंसर लिख के चले आएंगे। तो ये स्कीमें इस क्षेत्र में चल रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट। ये दो हमने मुद्दे आज आपको डिस्कस किए, क्यों ज़रूरी हैं, तो एमएसएमई के बारे में पूरा डिटेल, यानी क्या किसमें कितना योगदान है, सरकार ने इसके लिए कौन कौन सी स्कीमें चलाई हैं जो पीआईबी में मेंशन है, जिनका उपयोग हम पेपर 3 से लेकर के निबंध व अन्य कई जगह प्री से लेकर के मेंस इंटरव्यू तक कर सकते हैं। तो ये अगला तीसरा इसमें जो पीआईबी में न्यूज़ थी वो क्या थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, तो चूंकि पीआईबी में दिया था तो हमने इसको उठा लिया, पूछा जा सकता। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया, ये कब, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, और ये राष्ट्रीय एकता दिवस। और आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं की याद में इसे हर साल 31 अक्टूबर को उनकी जन्मतिथि के रूप में, यानी जन्मतिथि पर इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे 2015 में 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रोग्राम को शुरू किया गया था। यहाँ आगे लिखा भी है कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका उद्देश्य क्या था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, भारत की विविधता में एकता की भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत के लोगों में जो सामंजस्य व सहयोग की भावना है, वसुधैव की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, इसको और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो आगे लिखा भी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण की जो आत्मा है या भावना है उसको प्रोत्साहित करना। और किसके माध्यम से, तो एक गहन व संरचित एंगेजमेंट बिटवीन ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, जो भारत के सभी राज्य हैं वो एक दूसरे, जैसे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु उत्तर में जम्मू कश्मीर की उसकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा उसको जाने और उसको सम्मान दे। उसी प्रकार गुजरात के लोग के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों की भाषा संस्कृति इसको जाना जाए, एक दूसरे से तुलना की जाए और दोनों में आपकी हीन भावना की बजाय मिलजुल कर जो शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना है उसको सुनिश्चित किया जाए। इसी के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब कोई निबंध आ जाए भारत में, यही आ जाए विविधता में एकता, इस पे निबंध लिखने के लिए आ जाए, तो उसमें क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम का मेंशन नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कब लॉन्च हुआ और उसमें क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान का मेंशन नहीं करोगे? अगर नहीं करते तो आप क्या है, मैं यानी कई मल्टीपल आप दिमाग तभी खुलेगा। आप इसको जो बता रहे हैं पॉइंट लिखते चलिए और 1 महीने तक इसको फॉलो करिए, अपने आप अंतर आपको दिख जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, भारत की जो समृद्ध विरासत है इसको दिखाया जाता। तो यहाँ रिच हेरिटेज, कल्चर को, कस्टम को, ट्रेडिशन को, इन सब को भारत के लोगों को दिखाया जाता और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके खान पान, उनके रहन सहन, इनको आत्मसात करने का प्रयास इसमें किया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है इंडिया की डाइवर्सिटी की। और इसमें चूंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर नाना प्रकार की भाषा, नाना प्रकार के खान पान, नाना प्रकार की जलवायु, ये सब एक ही देश में देखने को मिल जाती है। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। यह एग्जाम्पल दिया गया, मणिपुर को जो लिंक किया गया है कि वो किसकी भाषा को जाने, तो मणिपुर व नागालैंड को कंपेयर किया गया मध्य प्रदेश के साथ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ एक दूसरे के पेयर बनाए गए कि मध्य प्रदेश के लोग मणिपुर और नागालैंड के लोगों की भाषा, लिपि, संस्कृत, खान पान ये सब जाने और वहाँ के लोग मध्य प्रदेश के लोगों की भाषा, खान पान ये सब जाने। इसी को सुनिश्चित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत को शुरू किया गया है। ये आपको अब समझ में आ गई होगी। अब अगला जो इसमें था, ये स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसे आप लोग अब जानते हो, जो ये पूर्वोत्तर भारत है जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और इधर आपका मेघालय है, असम है। असम एक ऐसा राज्य है जो सभी शेष
राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। तो वहाँ पर जो शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूर्वोत्तर भारत में इसको शैक्षणिक अवसंरचना को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, इस वाले में ये बताने की कोशिश की गई। तो कुछ चीज़ें यहाँ हम समझते हैं। यहाँ देखो कई स्कीम दिया हुआ, सरकार क्या कर रही है, तो इस सबको अपनी आप कॉपी में लिख लीजिए। जब भी पूर्वोत्तर भारत के विकास, ऐसे निबंध आ जाए पूर्वोत्तर भारत में के विकास की चुनौतियाँ व उसके समाधान, तो सरकार के द्वारा जो पहल की गई है वो एक शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही, वो पॉइंट यहाँ के माध्यम से आप ले जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या इसमें प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 पे लिखा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब हुआ कोई आपका आर्ट करना चाह रहा, आर्ट के साथ साथ साइंस के सब्जेक्ट को भी लेना चाह रहा, तो उसके कोई ये स्कूल में नहीं कि स्कूल में उसकी चॉइस ही नहीं थी, मजबूरी में उसको लेना पड़ा, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हर एक डिसिप्लिन के सब्जेक्ट वहाँ पर उस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होने चाहिए। इसे बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। दूसरा पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंसी के लिए, उत्कृष्टता के लिए लगातार प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए। और तीसरा यहाँ लिखा सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस इन द पार्टिकुलर एरिया। हर एक का कोई ना कोई पार्टिकुलर एरिया होता है। जैसे आप पूर्वोत्तर भारत के जो आप देखते हो मणिपुर हुआ, असम, अभी आपने देखा मीराबाई चानू मणिपुर की हैं और ओलंपिक में पदक जीता। उसके बाद आपका दूसरी लवलीना असम की हैं और उन्होंने पदक जीता। तो जो ये मैरी कॉम, हालांकि इस बार फाइनली पदक नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन इसके पहले उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। तो ये जो मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, पूर्वोत्तर भारत के जो ये राज्य हैं, इनमें पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ एजुकेशन की बात की जा रही कि हर एक का पार्टिकुलर एरिया होता है, उसको प्रमोट किए जाने की ज़रूरत है। कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, इसी को केयर बोलते हैं। तो ये कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके अलावा बेसिक साइंस रिसर्च को प्रमोट किया जाए। स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, इसी को स्ट्राइड स्कीम लिखिए। तो इसकी जो भी आप मेंस में स्कीम मेंशन करिए, उसकी फुल फॉर्म ज्यों कि त्यों इंग्लिश में लिख दीजिए। इसको स्कीम ऐसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश में लिख दीजिए। हिंदी वाले भी लिखिए, दिमाग बिल्कुल खोल के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत सारी आपकी स्पेलिंग सहित आपकी लिख के आए थे, क्योंकि आप हिंदी में लिखोगे एग्जामिनर रीड ही नहीं कर पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। स्कीम फॉर, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइड की फुल फॉर्म क्या, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी। इसको उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं, सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ईशान उदय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। ईशान उदय के अंतर्गत स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें पूर्वोत्तर भारत की जो छात्र हैं उनको इसमें स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। तो ये स्कीमें कुछ थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्वयं के अंतर्गत भी लर्निंग पर प्रमुख रूप से बल दिया जा रहा है। और क्या किया जाना चाहिए, जो कमज़ोर वर्ग हैं या सोशल व इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्ड हैं, यानी पिछड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या, खासकर महिलाओं के लिए यहाँ पहल बताई गई। इसको जब मेंस का आंसर लिख रहे हो, इसको हाईलाइट करके लिखिए। क्या इसमें बताया गया, जेंडर इंक्लूजन फंड का गठन किया जाएगा। अब ये आपका नया पॉइंट मिल गया, अपने आप ऐसे सोच के नहीं लिखोगे, इसको जरूर अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए। कौन, जेंडर इंक्लूजन फंड का गठन किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है, देखो यहाँ लिखा भी है कि ये जेंडर इंक्लूजन फंड विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा जेंडर यानी GIF का गठन किया जाएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड का गठन भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। जो क्या, ध्यान समझिएगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, क्वालिटेटिव एजुकेशन और समता मूलक का मतलब हुआ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। महिलाएं हैं तो सभी महिलाओं को एक जैसी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी टू ऑल गर्ल्स।
तो ये जो इंक्लूजन का मतलब ही होता सभी महिलाएं जो एक जैसी स्थिति में हैं उनको कोई भी भेदभाव उनमें ना किया जाए। तो जो जेंडर इंक्लूजन फंड होगा ये गर्ल्स के एजुकेशन के लिए होगा। जो पूर्वोत्तर भारत की सभी गर्ल्स हैं उनको इक्विटेबल समतामूलक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा, 100% क्या हो, जो लड़कियां हैं गर्ल्स हैं उनकी उपस्थिति स्कूल में होनी चाहिए। 100% उपस्थिति के लिए इसे शुरू किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो पार्टिसिपेशन रेट है हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जो अभी तक ड्रॉप आउट है प्राथमिक शिक्षा में, आप देखोगे जो कई सारी रिपोर्ट आती है, असर की रिपोर्ट आती है या अन्य कई हैं रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का अगर आप अध्ययन करोगे तो जो ड्रॉप आउट रेट है वो आपके क्या हायर एजुकेशन तक पहुँचते बहुत आपका क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट प्राथमिक में कम है और इंटर उसके बाद मिडिल में पहुँचेंगे तो और कम। ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा प्राथमिक में है। बच्चियाँ 8 तक स्कूल गई, उसके बाद क्या है तो उसके बाद 5 कर ली, 8 कर ली, फिर 12, फिर आपका हायर एजुकेशन तक पहुँचते बहुत ज़्यादा गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट हो जाता है। जितनी तुलना की जाए अगर प्राइमरी से, तो यही बताया गया। इसके अलावा और क्या किया जाए, गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 100% एनरोलमेंट कैसे होगा। अब इसकी कंपेयर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कर सकते हो। जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी बताया गया जो हायर एजुकेशन का 2035 तक कितना 50% क्या किया जाए, एनरोलमेंट सुनिश्चित किया जाएगा इन हायर एजुकेशन, जो कि वर्तमान समय में बहुत कम है। जबकि 2030 तक 100% जो प्राइमरी एजुकेशन है इसमें 100% क्या किया जाएगा, एनरोलमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। इन नई शिक्षा नीति 2020 में बात बताई गई है। तो यहाँ आप तुलना किससे कर सकते हो, यहाँ जेंडर इंक्लूजन गैप ये खासकर जो यहाँ बताया गया ये पूर्वोत्तर भारत पर फोकस है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, 100% क्या किया जाएगा, एनरोलमेंट सुनिश्चित करने के लिए। तो और क्या कैसे होगा ये 100% एनरोलमेंट, तो ये फ्री हॉस्टल फैसिलिटी अगर गर्ल्स को उपलब्ध करवा दिया जाए जितनी भी महिलाएं, तब उनमें एजुकेशन के प्रति एक ललक होगी। इसके अलावा न्यू मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का भी गठन किया जाना चाहिए, जो कि प्रत्येक ज़िले में होने चाहिए, ज़िले के पास हो। इसके बाद स्कॉलरशिप महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को, दिव्यांग को जो इस प्रकार की हैं उनको स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए। इसके बाद इनको गाइडलाइंस देने के लिए, क्योंकि इनमें जन जागरूकता का अभाव होता है, जानकारी का अभाव होता है, तो गाइडलाइंस हुआ। परामर्शदाता, परामर्शकर्ता की नियुक्ति भी की जानी चाहिए और समय समय पर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो मॉनिटरिंग कर सके कि कब और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सब अगर किया जाता है और महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन में अगर उचित वातावरण प्रदान किया जाता है तो ज़रूर महिलाओं का जो ये लक्ष्य रखा गया है 100% इन पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन वो ज़रूर सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपका हायर एजुकेशन, अब आपका एक डाटा मिल गया। इस डाटा को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, हर जगह ये नहीं मिलता है। यहाँ पर आपका क्या 2015-16 और 2019-20 के बीच तुलना की गई। इन यानी जो भारत के उच्च स्तर की शिक्षा है उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है, तो इंक्रीज हुआ है। और कितना 18% इंक्रीज हुआ है, जो कि 2015-16 में तुलना करोगे तो यहाँ 16 रहा, तो इसी में लगा दो 1.6 यानी 1.6 करोड़ 2015-16 में उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी थी। लेकिन ये इंक्रीज हो गया 2019-20 में 18% की इसमें इंक्रीमेंट हुआ और 18% के योगदान के बाद ये कितना परसेंट हो गया, तो ये हो गया 1.89 करोड़। 1.60 करोड़ 2015-16 का है और 2019-20 से जहां डेटा आप दोगे वहां आपका क्या अपनी बात बिल्कुल आप क्या करोगे। यानी ये किसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है ऐसे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ये रिपोर्ट बताती है कि 2015-16 में महिलाओं की भागीदारी उच्च शिक्षा संस्थानों में
कितनी थी? 1.6 करोड़ थी, जो कि 2019-20 में इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और बढ़ करके वो कितनी हुई? तो 1.89 करोड़, अर्थात टोटल 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। जहाँ भी आए और इसको आप अपने तुरंत मेंशन कर दीजिए, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर अपने आप देगा। यहाँ एजुकेशन आप जानते हो, एजुकेशन में बहुत सारी क्या अन्य प्रयास किए गए उसको बताया गया कि जो एजुकेशन है ये क्या कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों को कानून बनाने का अधिकार इसमें दिया गया है। उसके बाद इसमें क्या क्या सरकार इसमें पहल की जा रही है। तो यहाँ ई विद्या, प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव पहल शुरू की गई और इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कब, ये डेट याद रखिएगा, 17 मई 2020 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ई विद्या जो पहल है वो क्या, 17 मई 2020 को शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत किया क्या जाता है? तो इसके अंतर्गत जितने भी डिजिटल, ऑनलाइन उसके बाद ऑन एयर एजुकेशन, इन सब को कई मोड में आप ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध करा सकते हो। तो विद्या प्रदान करिए, दूसरे को विद्या दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके बाद आपका हर तरीके से डिजिटल मोड में, ऑनलाइन, ऑन एयर एजुकेशन, इन सबको यानी इसमें दिया जाता। और इसमें आप देखोगे तो इसमें दीक्षा को क्या कहा जाता है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? क्वालिटी कंटेंट, ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। और ये भारत के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में इसको शुरू किया गया, दीक्षा प्लेटफॉर्म को। और दूसरा स्वयं प्रभा टीवी चैनल, इसमें आपका क्या आती है, यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक 1 क्लास 1 चैनल स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, इसको 1 क्लास 1 चैनल कहा जाता है। एक चैनल पर क्या आती है? एक क्लास आती है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक इसमें क्लास उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा पॉडकास्ट, शिक्षा वाणी, ये आपका CBSE जो है, ये आपकी कम्युनिटी रेडियो है और इसमें एजुकेशन के को उपलब्ध करवाया जाता है। कौन? CBSE के द्वारा पॉडकास्ट शुरू किया गया, जिसका नाम है शिक्षा वाणी, इसको भी आप मेंशन करिए। इसके अलावा अब आप पूछोगे जो आपके दिव्यांग हैं, विकलांग हैं या अपंग हैं, इनके लिए या असक्षम हैं, इनके लिए क्या कोई प्रयास किया गया? तो इसके लिए जब भी आए तो आप इस यानी ये इंक्लूजन के अंतर्गत ही आता है, यानी इसके लिए देसी इनको देसी मानकर नज़रअंदाज किया जाता, तो इनके लिए पहल भी शुरू की गई। देसी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी क्या है? सिस्टम क्या हो गई? डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, यानी देसी कार्यक्रम को भी शुरू किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी हाल ही में मनोदर्पण, इसको न आप भूल ही नहीं सकते, मनोदर्पण, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मनोदर्पण ऐप को भी दोस्तों शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? मनोदर्पण के अंतर्गत कोविड-19 के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक रूप से, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो पेरेंट हों, अभिभावक हों, चाहे वो शिक्षक हो, सभी अवसाद से गुजर रहे थे, तो इसी में सलाह यानी उनको परामर्श देने के लिए मनोदर्पण ऐप को शुरू किया गया है। तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यानी मनोवैज्ञानिक समर्थन है, किसको उपलब्ध, यानी किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, फैमिलीज के लिए, सबको इसमें शामिल किया गया है। तो ये था आपका दोस्तों कौन सी पहल शुरू की गई है। इसके अलावा अगला देखिए, यहाँ पर एक डेटा इस्तेमाल आप कर सकते हो, शहरीकरण पे भी CAPF पे निबंध आया था। तो ये डेटा अगर आपको पहले से पता है तो इस डेटा का इस्तेमाल ज्यों का त्यों आप कर सकते थे। यहाँ ये वाले पैराग्राफ देखिए, जो सभी को पक्का घर उपलब्ध हो, ये टारगेट 2022 तक रखा गया है। इसके लिए बहुत सारी स्कीमें, प्रधानमंत्री आवास योजना, 2 इसमें कंपोनेंट है, एक आवास योजना ग्रामीण है और एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। अब शहरीकरण की चुनौतियां से रिलेटेड ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या खतरा है क्या नहीं, ये आपका निबंध लिखवाया था अभी CAPF का सेकंड पेपर जो हुआ। तो इसमें क्या बताया गया कि इंडिया की जो शहरीकरण की प्रवृत्ति है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रही है
2011 का जब ये सर्वे किया गया तो जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते थे वो कितने करोड़ थे, तो ये डेटा याद रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 37 करोड़ थी, जो टोटल पॉपुलेशन का 31.16% थी। लेकिन इसे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह संख्या 2050 तक, क्यों शहरीकरण को सतत बनाने की ज़रूरत है, तो ये 2050 तक ये 37 करोड़ से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, यानी दुगने से भी ज़्यादा हो जाएगा। 68 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र में 2050 तक रहने लगेंगे। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कहा गया कि जो रियल इस्टेट का मतलब हुआ कि जब शहर में ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो मकानों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, और मकान की मांग बढ़ेगी तो उनका क्रय विक्रय दोनों होगा, और इससे रियल इस्टेट जो सेक्टर है वो क्या होगा? फलेगा फूलेगा, और इसका जो मार्केट हो जाएगा, ये बताया जा रहा है कितना आपका मार्केट हो जाए, इस समय कितना है, ये करंट का बताया जा रहा कि ये कितना है जो आपका रियल इस्टेट है, तो 120 बिलियन US डॉलर का है। यहाँ देखो 120 बिलियन US डॉलर का है, और जो कि GDP का 7% योगदान करता है, और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। इतना डेटा बस अपने डायरी में नोट कर लीजिए, इसी को बार बार रिवीजन करना। इसके बाद रियल इस्टेट के लिए इस पे कहा जाए कि बेनाम प्रॉपर्टी होती थी, उसके लिए कानून बनाया गया। रियल इस्टेट सेक्टर को विनियमित करने के लिए इसको कानून कायदे से इसका हो, जो आपके मकान लेना चाहते हैं उनका शोषण ना हो, उससे बचाने के लिए एक कानून पारित किया गया। इसी को रियल इस्टेट यहाँ आपका लिखा भी गया, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इसी को रेरा के नाम से जाना जाता है, रेरा एक्ट 2016। अब इसको रेला किसको जाएगा? जो बदतमीजी करेगा, जो मकान के बिल्डर्स हैं, अगर वो सही से समय पर मकान बना के नहीं दिए, उनको रेला जाएगा। किसके अंतर्गत? रेरा के अंतर्गत। तो ये रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 को पारित किया गया है, जो रियल सेक्टर के विनियमन से संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके किस में था? पीआईबी में था। फिर अगला पीआईबी में जो न्यूज़ थी, इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इन द कंट्री। अभी भारत होस्ट कर रहा। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि जो इंटरनेट आप देखते हो बहुत तेज़ी से इंटरनेट का इसको बढ़ता जा रहा है। हर चीज़ को डिजिटली रूप से या ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराने की प्रयास कर रही है। भारत के द्वारा भी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जिसमें डिजिटल भारत कार्यक्रम को आप भूल ही नहीं सकते। इसके लिए सरकार लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान भी चला रखी है। तो इसमें फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को भारत क्या करेगा? होस्ट करेगा। और ये है क्या? ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी विविध जो स्टेक होल्डर हैं उनको एक मंच पर लाता है, जिसमें रिसर्चर से लेकर के इंडस्ट्री से उद्योगपति से लेकर के भारत के उपभोक्ता, NGO सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, जिसमें भारत की संस्थाएं भी शामिल हैं। तो इससे अभी 2020 का भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कहाँ ये हो रहा? नई दिल्ली में हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। और इसकी जो इस बार की थीम रखी गई है, ये है, यहाँ देखिए, ये जो हम अब किए हैं, इनक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया इस बार की थीम रखी गई है। अब इसमें डिफेंस वाले के बारे में कुछ दिया, जैसे डिफेंस से भारत में 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSU जिसे कहा जाता है, ये जो कि क्या करती हैं? डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, और उसके बाद BEML लिमिटेड है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, मिस्र धातु निगम लिमिटेड है, मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। इसके बाद फिर गार्डन रीच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड है, और सबसे लास्ट है कि हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड। आप कहोगे इससे क्या कोई क्वेश्चन आएगा? हम कहते हैं इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपका ये पता होगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सही कर सकते हो। अब इसमें एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये ऊपर लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय और साथ में होम मिनिस्ट्री, सब मिल करके। तो होम मिनिस्ट्री का आप यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। जो होम मिनिस्ट्री है उसने भारत में जो घुसपैठ हुए हैं उसके नंबर आप केस, ये इस बार क्वेश्चन भी आया था, क्योंकि भारत की बाउंड्री आप देखते हो नेपाल, भूटान, उसके बाद इधर म्यांमार, और उसके बाद आपका चाइना, पाकिस्तान, इन देशों के साथ लगती है, तो भारत में घुसपैठ होना लाजमी है। तो घुसपैठ हुई तो भारत भी शांत ऐसे बैठा नहीं रहा, वो भी रेला है। और रेला है तो आपका जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इस पर काफ़ी ज़्यादा ये, अगर आपको अब इससे क्या होगा, ये डेटा लिखे होंगे। जैसे इस बार जो निबंध आया था CAPM में, भारत में घुसपैठी की समस्या, तो यहाँ पर ये डेटा आप लिख सकते थे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, ये कब की रिपोर्ट है? 2021 के दौरान। यहाँ देखो लिखा 2021 के दौरान कितने लोग भारत में घुसपैठ किए हैं, कहाँ? तो ये भारत है। तो ये पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर से इससे जो भारत में घुसे हैं, तो ये इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स 33 लोग इसमें घुसने की कोशिश किए, जिनमें से 11 लोग ऊपर पहुंचा दिए गए और 20 लोगों को क्या किया गया? अप्रहेंडेड किया गया। उनको क्या किया गया? शंका के यानी संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। 11 लोग क्या हैं? इनफिल्ट्रेटर्स किल्ड, मारे गए हैं। 33 लोग, ये 2021 का डेटा है। इसलिए भारत की सीमा सुरक्षा, जो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है आपके सिलेबस में, वहाँ पर ये रिपोर्ट लिख देते हैं। आप डेटा के साथ बात कर देते हैं तो आपका एग्जामिनर मानेगा, आपको अच्छा पता है। तो 33 लोगों में 11, ये टेबल 11 3 33 होता है, तो आप कितने? 11 लोग मार दिए गए, जबकि 20 लोग क्या किए गए हैं? इनको शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में कितने लोग प्रयास किए हैं? ये देखो, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा घुसपैठ हुआ और इसमें 441, जिनमें मारे बहुत कम गए हैं। 441 लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये आपका 3 यहाँ टेबल बनी हुई है। इस टेबल में क्या, एक है तो जो प्रयास किए घुसने की, दूसरा मार दिए गए, और तीसरा शंका व्यक्त की गई कितने लोग घुस रहे थे। तो 3 यहाँ पर ये टेबल हैं, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इंडिया पाकिस्तान से 33 लोग घुसने का प्रयास किए, 11 लोग ऊपर पहुंचा दिए गए, 20 लोग शंका के आधार पर शंका व्यक्त की गई कि घुसने की कोशिश किए थे। इसके बाद इंडिया बांग्लादेश में जाओगे तो 441 लोग प्रयास किए, 1 लोग मारे गए। यहाँ देख रहे हो मरने की रेट बहुत कम है। और उसके बाद 740 लोग क्या किए? शंका व्यक्त की गई कि भारत ये घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपका देखो, यहाँ पर जब भी ये जो अभी क्वेश्चन आया था इनफिल्ट्रेटर्स वाला, घुसपैठियाँ वाला समस्या, उसमें जब तक ये डेटा आप नहीं दोगे तब तक आंसर आपका सॉलिड नहीं माना जाएगा। आप उसमें बताइए कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से कितने लोग घुसने, कितने लोग प्रयास किए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग शंका व्यक्त की गई। तो हमने क्या बताया? 33 लोग प्रयास किए। कहाँ से? पाकिस्तान से घुसने की। भारत में कितने लोग मारे गए? 11 लोगों को हम ऊपर पहुंचा दिए। भारत की सेना ने 11 लोग। देख लो, भारत की सेना पर कभी उंगली मत उठाना। भारत की सेना हमेशा अपने कर्तव्यों का पूरे तन मन के साथ आत्मसमर्पण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। तो हमें नाज होना चाहिए भारतीय सेना पर। 11 लोगों को ऊपर पहुंचाई और कितने? 20 लोग क्या शंका व्यक्त की गई और घुस रहे थे। और उसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर से कितने लोग घुसने की कोशिश की? तो ये 441 लोग, 441 यहाँ डेटा दिया। 441 लोग प्रयास किए, 1 लोग मारे गए, और उसके बाद 740 लोग क्या हुए हैं? शंका के आधार पर व्यक्त किया गया घुस रहे थे। इसके अलावा इंडिया और नेपाल की बात की जाए तो इंडिया और नेपाल के बीच जो 11 लोगों पर ये शंका व्यक्त की गई कि ये शंका व्यक्त की गई भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी इसमें मारा नहीं गया। इसके बाद नो केसेज ऑफ इनफिल्ट्रेशन हैव बीन रिपोर्टेड एट इंडो चाइना बॉर्डर। चाइना वाले बहुत चालाक हैं, ये घुसते तो पता है कि इंडिया की आर्मी रिपेल देगी,
सीधे ऊपर पहुंचा देगी। तो ये कभी भी आप देखोगे इंडिया और चाइना कभी भी बॉर्डर में अंदर घुसता नहीं है। तो इसमें जो कहा गया कि इंडिया चाइना की बॉर्डर पर एक भी कोई भी इन्फिल्ट्रेशन रिपोर्ट नहीं दर्ज किया गया। एट द इंडो म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे जब वहाँ पर मिलिट्री शासन हो गया, आंग सान सू की को हटा दिया गया, तो ये और मिलिट्री शासन जब वहाँ पर लागू हुआ तो जो रिफ्यूजी समस्या उत्पन्न हुई और उनमें से कौन 84-86 यहाँ देखिए ये लिखा हुआ 84-86 भारत में रिफ्यूजीज के रूप में बॉर्डर पार किए और भारत में घुसने की कोशिश की, जिनमें से देखो 84-86 तो ये घुसे। ये डेटा आप लिखते चलिए, आप बहुत अच्छा आंसर आप लिखेंगे जब ये इसका यूज करेंगे। जब भी आपका भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश संबंध IR वाला क्वेश्चन आए तो ये इनफिल्ट्रेट, इन जो घुसपैठियों की समस्या है, शरणार्थी की समस्या है, इस डेटा को इस्तेमाल करिए। लिखिए कि ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है 84-86 जब वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हो गया म्यांमार में, तो 84-86 लोगों ने भारत में घुसने की क्या की कोशिश की, जिनमें से म्यांमार को वापस किया गया वो संख्या क्या है 2690 है। 2690 सॉरी, इसको करेक्ट कीजिएगा, 2690 अभी भी भारत में हैं। 2690 और 2690 भारत में अभी भी हैं, जबकि 5796 ये लिख लीजिएगा, 5796 लोगों को म्यांमार वापस भेज दिया गया। 5796 2690 5796, इसको बार बार आप इसका रिवीजन करोगे, यही फैक्ट फिगर आप रिवीजन करिए। इधर उधर के बहुत ज़्यादा मैटर मत इकट्ठा कर लीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। 84-86 लोग क्या किए गए, रिफ्यूजी के रूप में भारत में घुसे जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, सैनिक शासन लागू हुआ, जिनमें से दोस्तों 2690 अभी भी भारत में हैं। 2690 लोग, जबकि 5796 लोगों को क्या किया गया, म्यांमार भेज दिया गया। तो ये किसके बॉर्डर की बात थी। अगला यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इंडिया नवेल शिप्स शिवालिक एंड यानी कड़मत एट बुनेई टू इनहेंस बायलैटरल एक्सरसाइज। इस टाइप के वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो बुनेई में ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई, भारत का कौन सा INS गया था, जहाज गया था, तो इंडियन नेवल शिप्स जिसे INS कहा जाता, शिवालिक हुआ। बस इतना आपको ये पता होना चाहिए कि बुनेई में हुई, तो ये आपका शिवालिक हुआ, INS शिवालिक हुआ, INS कड़मत को भेजा गया था, तो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए ये भेजा गया। जब भी आपका, अब इसको जब भी लिखिए, ये क्या बताया गया, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसका हिस्सा इसमें बताया गया। ये भारत का किसका पार्ट है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत इसे भेजा गया। जहाँ पर आप इसमें अब इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई आप कहते हैं एग्जाम्पल कहाँ से लाएं, तो ये सब एग्जाम्पल ही, तो इसका यूज करिए। इसमें कहीं लिखा मेंशन भी किया होगा कि ये यहाँ देखो साउथ ईस्ट एशियान ये आपका पहुँचे हैं, तो ये एक्ट ईस्ट सबसे पहले ने लिखा इन परसुएंस ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूरी गाथा लिख देंगे, लेकिन ये फैक्ट फिगर नहीं दे पाएंगे। हम कर क्या रहे हैं, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझाइए। जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाएंगे लगेगा कि आपको अच्छा, आप केवल आदर्शात्मक बातें नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लिखिए कि हाल ही में बुनेई में जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई, उसमें भारत का INS कौन, शिवालिक व कड़मत को भेजा गया, जो ये दिखाता है कि भारत लुक ईस्ट पॉलिसी को वास्तव में एक्ट ईस्ट पॉलिसी भाई कर रहे हैं, तभी तो हम उसको दिखाएं कि हम किस रूप में वहाँ जा कर के अपना सक्रिय प्रोएक्टिव रोल का निर्वहन कर रहे हैं, तभी तो माना जाएगा कि हम एशियान के साथ अपने संबंधों को अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अंतर ही क्या बचेगा, अगर हमारी वहाँ पर हमारी संलग्नता या वहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी नहीं हुई तो पहले जैसा ही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इस पॉइंट से यही हमको बताना था, जो हमने आपको बता दिया। लास्ट जो PIB में चर्चा में था, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9th किस्त क्या है। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2019 में शुरू किया गया था, और इसमें किसान भाइयों को कितना, तो 2-2 हज़ार रुपये, यानी कितनी
2,000 रुपये प्रत्येक 4 महीने में किस्त प्रदान की जा रही है। तो ये 2019, 20, 21 चल रहा, तो ये 2 साल पूरा हो गए। तो यानी टोटल कितनी किस्त, या 9th किस्त का भुगतान किया गया। तो इससे मनी जो बाकी इसमें डेटा लिखा हुआ है कि इससे अभी तक कितने, तो 9 इसका आप मीन्स का लिख रहे हो कोई स्कीम कितनी फेल हुई कितनी सफल हुई, तो 9.75 करोड़ किसान भाइयों को फ़ायदा इससे पहुंचा है। लिखा बेनिफिशरीज फार्मर्स फैमिलीज इन अवर एग्रीकल्चर। तो ये हमारा जो, चूँकि हम कृषि को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसमें बताया गया जब हम 2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तो किसान भाइयों को आय जो 2022 तक किसान भाइयों की आय भी दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद किसानों की स्थिति क्या होगी, आज की तुलना में बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में हम देख पाएंगे। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो ये हमने आज 15 पेज का डिस्कशन किया। इस पॉइंट को आप अच्छे से लिखिए, राइट डाउन करिए। अब किसानों के, आप जैसे किसानों की स्थिति कोई आ जाए, किसान से रिलेटेड क्वेश्चन की स्थिति सुधारने के लिए क्या सरकार प्रयास कर रही, तो क्या वहाँ आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख नहीं करेंगे और केवल इतने लिख दिए कि हाँ हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। अब दिखाइए कि 9th किस्त का भुगतान किया गया और इसमें कितने, यानी 9.75 करोड़ किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा चुका है अभी तक। तो ये जब आप डेटा का इस्तेमाल कर देंगे और कितना, तो ये 19,500 करोड़ से ज़्यादा क्या किया गया, भुगतान किया जा चुका है। तो आज का डिस्कशन ये यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर आपका PIB न्यूज एनालिसिस, जिसको हमने नाम दिया PNA के साथ फिर मिलेंगे। PNA अर्थात PIB न्यूज एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।